हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है संडे और आज के दिन हम लोग करते हैं वीकली रिवीजन। तो 24 से लेकर 30 जून 2024 के बीच में आपका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उस सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है वो थोड़ा लेट अपलोड हो रही है क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत गया है, तो उसी का सेलिब्रेशन थोड़ा चल रहा था, जिस कारण से वीडियो जो है वो थोड़ा लेट से अपलोड हुई है। तो अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को, रिवाइज करते हैं अपना लास्ट 1 वीक का पूरा करंट अफेयर। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रिक्स गेम 2024 की, तो इसका जो आयोजन है वो हो रहा है कहाँ पर? रशिया में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो रशिया है उसी में ब्रिक्स गेम्स 2024 का जो है वो आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ब्रिक्स खेलों का आयोजन ये रूस की कजान में 12 जून से किया जा रहा है और इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश यहाँ पर भाग लेंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कहाँ पर हो रहा है ये, तो ये हो रहा है रशिया की कजान में। फिर हाल ही में किस इस्लामिक देश ने हिजाब और अन्य सलामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक ये पारित किया है? तो ये पारित किया है किस देश ने? तो आपको याद रखना है ये किया है किसने? तजाकिस्तान ने। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें याद रखेंगे। तो तजाकिस्तान ने रिसेंटली हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक अभी रिसेंटली पारित किया है। तो देखिए, इसमें तजाकिस्तान में कई सालों तक अनौपचारिक रूप से हिजाब पर प्रतिबंध के बाद अब वहां की सांसद ने नया कानून पारित किया है जिसमें विदेशी इस्लामिक ड्रेस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही प्रमुख इस्लामिक त्योहारों से बच्चों को दूर रखने को भी कहा गया है। नियम क्या है थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, तजाकिस्तान में हिजाब पर आधिकारिक रोक कई सालों के अनौपचारिक प्रतिबंध के बाद आई है। 2007 में शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी परिधान और पश्चिमी स्टाइल के मिनीस्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक ड्रेस हाल ही के वर्षों में खाड़ी देशों से तजाकिस्तान में आ रहे हैं और इसे बढ़ते चरमपंथ से जुड़ा माना जाता है। अब यहाँ पर बात आई है तजाकिस्तान की, तो उसको अगर हम जाने, इसकी राजधानी है दुशांबे, मुद्रा है यहाँ पर तजाकिस्तानी सोमानी और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्टे टोकायेव। फिर भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह ये कहाँ बनाया जाएगा? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह ये बनाया जाएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में स्थित वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है और इस परियोजना को मंजूरी 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। नए बंदरगाह वधावन का विकास पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के अनुरूप है और सरकार का लक्ष्य वधावन बंदरगाह को विश्व के शीर्ष 10 प्रमुख बंदरगाहों में से एक बनाना है। महाराष्ट्र की बात आई है तो इसकी मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो यह है एकनाथ शिंदे, राजधानी है मुंबई और राज्यपाल है रमेश बाइस। नेशनल पार्क की अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनमें आते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करें तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ में समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता ये बना है महाराष्ट्र। फिर हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसको एनटीए कहते हैं उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए रिसेंटली प्रदीप सिंह खरोला। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रदीप सिंह खरोला 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस अधिकारी हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रदीप सिंह खरोला को शिक्षा मंत्रालय के एनटीए के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर देने की बात की गई है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में और प्रदीप कुमार जोशी एनटीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है और इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता ये कहाँ पर की है? तो ये की है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें याद रखिएगा।
तो देखिए रिसेंटली यानी कि 22 जून को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री जिनका नाम है निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में दिल्ली में 53वीं वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी हम कहते हैं उस काउंसिल की बैठक हुई है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जीएसटी की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है 279A के फर्स्ट में। फिर हाल ही में भारत ने किस पूर्वी एशिया देश के साथ में पहली यहाँ पर है सीधी उड़ान की शुरुआत की है। तो पहली सीधी उड़ान की शुरुआत ये की है किसके साथ में, कंबोडिया के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए कंबोडिया के जो उप प्रधानमंत्री हैं नेत सावोयन और देश में भारतीय राजदूत जो है देवयानी, उन्होंने नौप्रह और नई दिल्ली के बीच में सीधी उड़ान का शुभारंभ किया है। और इस कनेक्शन के साथ साथ क्या होगा, जो यूनेस्को का वहाँ पर विश्व धरोहर स्थल है उसके साथ में और भारत के जो पर्यटक है वो आसानी से इसमें कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही में कंबोडिया के जो मरीज हैं वो भी भारत में आकर अपना इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं। फिर हाल ही में जारी अंक ताड़की जिसको UNCTAD के नाम से हम जानते हैं, उसके वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत का इसमें स्थान जो है वो है 15वां, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका। और जो अंकताड़ है वो विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट सहित कई प्रमुख रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी करता है। तो देखिए व्यापार और विकास एवं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जिसको हम कहते हैं FDI वर्ष 2022 की तुलना में 43% कम हो गया है, जिससे वैश्विक FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान गिरकर 15वें स्थान पर आ गया है। 2023 में अगर हम शीर्ष 5 FDI प्राप्तकर्ता देशों की बात करें तो USA का स्थान आता है पहले पर, जिसमें 311 बिलियन यहाँ पर इसका जो FDI है। चीन की बात करें तो 163 अरब डॉलर, और सिंगापुर की बात करें तो 160 बिलियन डॉलर, हांगकांग की बात करें तो 113 बिलियन डॉलर, ब्राज़ील की बात करें तो 66 बिलियन डॉलर और कनाडा की बात करें तो 50 बिलियन डॉलर। फिर हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है, तो ये हुआ है कर्नाटका में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए कर्नाटक के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत ने मैसूर में कर्नाटक राज्य मुफ्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया है। और जो ये विषय था इस बार के योग दिवस का वो था स्वयं और समाज के लिए योग। तो ये भी आपस में याद रखिएगा। फिर भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में ई-मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की गई है, तो ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में याद रखिएगा। तो देखिए जून 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में 2 प्रतिनिधि मंडलों के बीच में एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा यहाँ पर शुरू करेगा और उन लोगों के लिए जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं, भारत बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए रंगपुर बांग्लादेश में एक नया वाणिज्य दूतावास भी यहाँ पर खोलेगा। फिर राज्यसभा में सदन का नेता ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हुए हैं JP नड्डा, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही होगा, पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। और ये किसका स्थान लेंगे, तो इन्होंने स्थान लिया है पीयूष गोयल का। फिर है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ अगेन ये भी किया है JP नड्डा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसका जो बेसिकली पर्पज है वो है बच्चों में होने वाली डायरिया से जो मृत्यु है उनको शून्य करना। फिर हाल ही में किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर यहाँ पर घोषित किया गया है, तो ये किया गया है कोझिकोड को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए केरल के उत्तर में स्थित कोझिकोड शहर का आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बन गया है और ये शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है और इसकी घोषणा यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत की गई थी, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो दुनिया भर के लगभग 300 शहर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग यहाँ पर दिया है, तो वो दिया है श्रीनगर को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आपस में ध्यान रखिएगा।
तो देखिए हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग यहाँ पर दिया है। ये टैग WCC के द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2014 में। फिर किस राज्य ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया है? तो ये किया है केरला ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और इसने किस नाम को रखे जाने की यहाँ पर बात की है? तो वो की है केरलम, दैट इज केरल का नाम अब वो बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, केरलम। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो अभी प्रस्ताव है वो पारित किया किसने? केरल की विधानसभा ने। इससे पहले ऑलरेडी अगस्त 2023 में भी इस प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन उस समय संसद ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिए थे। फिर हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये चुने गए हैं ओम बिरला, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें याद रखेंगे। तो बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि ND के उम्मीदवार हैं ओम बिरला। इन्होंने 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष भी कौन थे? ओम बिरला ही थे। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था तपन कुमार डेका, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा महानिदेशक तपन कुमार डेका का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। अब ये 23 जून 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने NEP के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता विश्वविद्यालय या फिर आप कहें महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दी है मध्य प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई ड्रोन नीति की घोषणा भी की है और विमानन, कृषि और AI रोजगार अवसरों के शिक्षण बढ़ाने पर भी जोर यहाँ पर दिया है। फिर हाल ही में समाचारों में रहा खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय, ये कहाँ पर है? तो देखिए ये स्थित है कहाँ पर? लद्दाख में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें याद रखिएगा। फिर तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो ये किया श्री हरि नटराज ने और साथ ही में धनीधु देशंधु ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा जिनका नाम है धनिधि देशंधु और अनुभवी श्री हरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है और भारतीय तैराकी महासंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा भी की है। 14 वर्ष धनिधि 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 4थे स्थान पर रही थी, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। फिर किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज जैन को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में याद रखिएगा। तो देखिए मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और वो सितंबर 2022 से कंपनी के निदेशक थे। अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्थापना हुई थी 1954 में, मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। फिर भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर, इसके बारे में आप पता होगा आपको, गुजरात में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है और महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी इस अवसर पर मौजूद यहाँ पर रही है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये बना है 25 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 25 जून को ये दिवस मनाते हैं और जो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया ये दिन था ताकि समुद्री यात्रा के महत्वपूर्ण योगदान को हमारे दैनिक जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मान्यता यहाँ पर मिल सके। फिर T20 विश्व कप 2024 में 2 मैचों में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पैट कमिंग्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा निर्धारित 65% का जो आरक्षण है उसको रद्द कर दिया है? तो ये बिलोंग करता है बिहार से, पटना हाई कोर्ट का ये फैसला है। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें बिहार। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य द्वारा निर्धारित 65% का जो आरक्षण सीमा है उसको रद्द कर दिया गया है।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश, तो ये बन गया है पैराग्वे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर है मोहम्मद वसीम को किस देश की महिला टीम के मुख्य कोच के रूप में शामिल किया गया है, तो ये है बेसिकली पाकिस्तान के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें याद रखिएगा। तो देखिए पाकिस्तान के पूर्व पुरुष मुख्य चयनकर्ता और बल्लेबाज है मोहम्मद वसीम, जिन्हें महिला T20 एशिया कप 2024 से पहले पाकिस्तान महिला टीम का मुख्य कोच यहाँ पर नियुक्त किया गया है। फिर हाल ही में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन चुना गया है, तो ये चुने गए हैं राहुल गांधी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुने गए अनुष अग्रवाल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर दुनिया की सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, तो ये बने हैं मार्क रूट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर बने हैं। नाटो की बात करें तो स्थापना हुई थी 1949 में, मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में, अध्यक्ष है जेंस स्टोल्टेनबर्ग और सदस्य देश यहाँ पर 32 है और 32वां जो बना था वो बना था स्वीडन। फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये बन गया है चाइना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए चाइना का रिसेंटली मिशन था चांग-ई 6, इसने चंद्रजांच यान चंद्रमा के दूर के हिस्से से दुनिया के पहले नमूने लेकर ये आया है। और ये आपको ध्यान रखना है, मिशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए जो कि है चांग-ई 6 मिशन। फिर अगले उपसेना प्रमुख के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी गई है, तो ये दे दी गई है NS राजा सुब्रमण्य को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें भारतीय सेना की तो स्थापना हुई थी 1950, मुख्यालय है नई दिल्ली में और सेना प्रमुख ये है जनरल मनोज पांडे, हालांकि अब इनको रिप्लेस कर दिया गया है। अब वो कौन बने हैं इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। फिर हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है, तो ये संबंध है रिलायंस से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं रोहित शर्मा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर हाल ही में किसने 2024 का पेन पिंडर पुरस्कार जीता है, तो ये जीता अरुंधति राय ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो बुकर पुरस्कार विजेता भी हैं ये और इनको इनके साहसी और अड़िग लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और इन्हें इसी साल अक्टूबर महीने में लंदन में ये पुरस्कार दिया जाएगा। फिर हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो ये चुने गए हैं कपिल देव, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है, तो ये बना है जयपुर सैन्य स्टेशन और पहला जो था वो था नारंगी सैन्य स्टेशन। फिर हाल ही में MSME दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये बना है 27 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस बार की थीम की बात करें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि MSME और SDG। फिर हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घोषणा की कि उनके राज्य के मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर कर भुगतान खुद करेंगे, तो ये बात की है मध्य प्रदेश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन ये किस स्थान पर किया गया, तो ये किया गया है शिमला में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 164 वर्षों के बाद में भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उन्होंने शिमला के चैडविक हाउस में अपना पहला संग्रहालय यहाँ पर खोला है। फिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो ये स्थापित होगा लखीमपुर खीरी में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये 1000 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में इसको बनाया जाएगा। इसमें कुल लागत लगेगी लगभग 2000 करोड़ रुपए। फिर हाल ही में 18वां सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये बना है 29 जून को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगेन, तो ये निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, तो ये इसकी थीम, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये था आपका लास्ट 1 वीक का रिवीजन। देखिए इसको हम थोड़ा फास्ट पेस में इसीलिए करते हैं क्योंकि डिटेल हम बता देते हैं ऑलरेडी डेली करंट अफेयर में, ये आपका रिवीजन पर्पज से होता है, तो यहाँ पर हम बहुत लिमिटेड कंटेंट रखते हैं और जल्दी से आपका पूरा 1 हफ्ते का यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है, तो ये दिया श्रीनगर को। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे।
इसके अलावा हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको डेली क्विजेस और साथ ही में PDF वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज हमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। कल्याणी मैम ऑफिशियल के नाम से चैनल है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।